पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मेहर चंद महाजन, कृष्णा अय्यर, पीएन भगवती और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। वास्तव में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एच जे कानिया। इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका पूरा नाम था हीरालाल जयकिशन दास कानिया। ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज थे। साथ ही साथ ये भारत की संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के आखिरी जज थे। यहाँ संघीय न्यायालय के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को बना है, इससे पहले ये भारत का संघीय न्यायालय होता था जो 1935 के अधिनियम के अधीन गठित हुआ था। वही न्यायालय 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, तो उसलिए भारत की संघीय न्यायालय के आखिरी मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी हीरालाल कानिया थे। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है? तो इसका जवाब है बी, कलकत्ता हाईकोर्ट। भारत की उच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर अधिनियम 1860 के अधीन की गई है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत में हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं ये चार्टर एक्ट 1860 के अधीन हुए हैं। इनमें सबसे पहला हाईकोर्ट 1862 में 2 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट बना। उसके बाद उसी साल 14 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट बना। उसी साल फिर एक दिन बाद 15 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट बना और 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। अगर भारत में स्थापित होने वाले सबसे नए हाईकोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुए हैं। अगला प्रश्न था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है, तो कौन थे? तो इसका आंसर है ए, बैरेंस पीकॉक। कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे बैरेंस पीकॉक। बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे मैथ्यू रिचर्ड सॉसी। मद्रास हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे कॉली हरमन स्कॉटलैंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे वाल्टर मॉर्गन। और भारत की संघीय न्यायालय जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन बनाई गई थी, के पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस गॉयर। तथा भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस आपको पहले ही पता लग गए हैं, हीरालाल जयकिशन दास कानिया। अगला सवाल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उन्हें भारत ने कहां से लिया था? तो इसमें से सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। वास्तव में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें आपने आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम आयरलैंड। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं। देयर आर गिवन 4 स्टेटमेंट्स और इनमें से आपको सही कथन चूज करना है, सही स्टेटमेंट चुनना था। पहला स्टेटमेंट है प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रियम्बल आज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा आपको केशवानंदा भारती में कहा गया है। हालांकि बेरुबारी में यह कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन लेटर ऑन केशवानंदा भारती में जो करंट सिचुएशन है वो ये हेल्ड हुई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। दूसरा स्टेटमेंट था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का भाग तो है लेकिन मूल ढांचा नहीं है। ये भी गलत है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी है, ऐसा केशवानंदा भारती में कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता या संशोधित नहीं हो सकती। यह भी गलत है। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर भी है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। यह भी केशवानंदा भारती में कहा गया है। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है कि यह संविधान का भाग है लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 368 आर्टिकल है इसके अधीन किया गया अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के 2 के अधीन आएगा? तो इसका आंसर है गोलकनाथ। दोस्तों, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लॉ में नहीं आते, इसलिए अमेंडमेंट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन गोलकनाथ में उसने ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की परव्यू में लॉ होते हैं, इसलिए नो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन फंडामेंटल राइट्स। तो इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट लाई थी, जिसको चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती के केस में, और बाद में केशवानंदा भारती में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया गया। अगला सवाल है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया था कि जो स्टेट्स हैं उनको सोवेरेनिटी नहीं है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो स्ट्रिक्ट सेंस में फेडरल नहीं है, संघीय नहीं है? इसका जवाब है बी, वेस्ट बंगाल राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है और ये जो अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी तरह यहाँ पर स्टेट्स के पास सोवेरेनिटी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो राइट टू प्राइवेसी को कवर करता है? तो यहाँ ध्यान देंगे, राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाता है और आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है और आपको बताना है कि असर्शन सही है या रीजन सही है, और दोनों सही है तो क्या वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। असर्शन ये है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द नेसेसिटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की आवश्यकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन ये दिया हुआ है, कारण ये दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्रेसली द पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8। इसमें जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में एक्सप्रेसली नहीं दी गई है, इम्प्लाइडली जरूर दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें एग्जैक्टली कहीं पे भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी। ए यानी अजर्शन सही है, लेकिन आर यानी रीजन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में ये 5 बातें दी गई हैं और आपको इन्हें सही तरीके से लगाना है। पहला है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, तीसरा है जस्टिस, चौथा है फ्रेटर्निटी और पांचवा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की, न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता जो कि व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती हो, साथ ही साथ एकता और अखंडता जो कि देश की हो। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सी। देखिएगा सबसे पहले जस्टिस दिया गया है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। देखिएगा आप, मैं आपके लिए प्रियम्बल ले आता हूँ, ये प्रियम्बल है हमारी, इसमें देखिए सबसे पहले जस्टिस लिखा हुआ है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, फिर लिखा है लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीव एंड वर्शिप, फिर लिखा है इक्वलिटी और फिर लिखा है फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आधारित किया है कि धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण का शिकार नहीं बनाया जा सकता। इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वास्तव में एक केस मुरली एस देवरा है, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोक स्थान पे यानी पब्लिक प्लेस पर लोग स्मोकिंग करते हैं, इससे वे दूसरे लोगों के अनुच्छेद 21 का वायलेशन करते हैं, वे दूसरे लोगों को पर्यावरण प्रदूषण का शिकार बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को बोला जाता है भविष्यवर्ती निर्णय पलटना, या भविष्य के आधार पर निर्णय कैसे पलटा जाए, यह सिद्धांत किस में दिया गया था। तो इसका आंसर भी इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। एक्चुअली जो इसका सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए आईसी गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आईसी गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जजमेंट तो 1967 में आया था, 1967 में आया था, और इससे पहले भी मूल अधिकारों में कई संशोधन किए जा चुके थे। अब सवाल यह उठा कि जो संशोधन किए जा चुके हैं उनके बारे में क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पहले किया जा चुका है वो ठीक रहेगा, यानी इस जजमेंट का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव भूतकालिक नहीं होगा बल्कि भविष्यवर्ती होगा। तो जो भी अब इस जो ओवर रूलिंग होगी इस जजमेंट के द्वारा वो फ्यूचर में होगी, ना कि पास्ट में। पास्ट में जो हो चुका है वो मेंटेन रखा रखेगा, इसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, और ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग सर्वोच्च न्यायालय ने आईसी गोलकनाथ के केस में प्रोपाउंड की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। वो कहता है कि निम्न में से कौन सी चीज है जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अधीन कवर नहीं की गई है, यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए पहला है कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर्स, यस दिस इज प्रोटेक्टेड बाय। देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है, आत्म अभिशंसन से सुरक्षा देता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर्स, यानी पुलिस के सामने की गई कन्फेशन को अमान्य घोषित किया गया है। पुलिस के सामने की गई कोई भी कन्फेशन नहीं मानी जाती है। तो पहली चीज आपको यहाँ सुरक्षा दी गई है, आप पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन यानी गलती मान लीजिए अपनी, वो नहीं मानी जाएगी कोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी नार्को एनालिसिस, ये भी आपको प्रोटेक्ट किया गया है कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपका जो नार्को एनालिसिस है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स, इनको सुरक्षित नहीं रखा गया है। हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट देने के लिए आप पे दबाव बनाया जा सकता है, और अगर आप हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट देते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने गवाहियां दी हैं। तो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। स्टेट ऑफ बॉम्बे और काठी कालू अगड़ का एक केस है 1962 में आया है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि गवाही के अंतर्गत हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। फिर अगला सवाल है प्रश्न नंबर 15। ये कहता है कि न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, समानता का नया सिद्धांत किस बाद में लाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समानता का नया सिद्धांत दिया था। यही सिद्धांत दोबारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में भी दिया गया था। फिर अगला सवाल है प्रश्न नंबर 16। ये कहता है कि किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया था, किस केस में यह कहा था कि जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वाणिज्यिक विज्ञापन होते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्योंकि कोई आइडिया नहीं देते हैं, कोई विचार नहीं लाते हैं, इसलिए वे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग नहीं है। लेकिन बाद में एक केस आया था टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका भाग होंगे। तो अगर कोई आपसे आज की तारीख में पूछे कि क्या कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो हाँ है, यस इसका आंसर होगा यस। और ये कहाँ होल्ड हुआ है, टाटा प्रेस लिमिटेड में। लेकिन हमदर्द दवाखाना में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का भाग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अनुच्छेद 368 में यह बात कब जोड़ी गई थी कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 को लागू नहीं होगी। आर्टिकल 368 उसमें यह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 को लागू नहीं होगी। तो यह जोड़ा गया था
24th अमेंडमेंट के द्वारा। मैंने आपको अभी बताया था कि गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, यानी अमेंडमेंट के द्वारा भी फंडामेंटल राइट एब्रीज नहीं किए जा सकते। उसको नेगेट करने के लिए, उस जजमेंट के इफेक्ट को हटाने के लिए 24th अमेंडमेंट किया गया था 1971 में, और आर्टिकल 13 और 368 दोनों में यह बातें लिखी गई कि 368 पे 13 लागू नहीं होगा। इस अमेंडमेंट को केशवानंद भारती में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, यानी ये कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन एक सीमा है, और वो सीमा है संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वकीलों द्वारा हड़ताल किया जाना इलीगल और अनएथिकल, अनैतिक है और अवैध है, ऐसा किस वाद में कहा गया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, वो कहता है कि अनुच्छेद 20 के द्वारा किस विधि का रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतकालिक रूप से लागू होना रोका नहीं गया है? देखिए, अनुच्छेद 20 में क्लॉज नंबर 1 है, वो आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से बचाता है। इसे कहा जाता है कार्योत्तर विधियां। कार्योत्तर विधियां वो विधियां होती हैं कि जो आपके काम करने के बाद लाई जाती हैं, यानी कानून आज आया लेकिन आप काम पहले कर चुके हैं, तो कानून को पिछली डेट से लागू करना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहलाता है, और इसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 के 1 में यह बताया गया है कि कोई जिस तारीख को स्टेट ने उस बात को ऑफेंस डिक्लेयर किया है, उससे पहले जो काम हो चुके हैं उनको उसके द्वारा अफेक्टेड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी ऑफेंस की सजा किसी तारीख से बढ़ाई जाती है तो वो पिछली तारीख से लागू नहीं की जा सकती। लेकिन सिविल लॉ, टैक्स के लॉ, साथ ही साथ ऐसे क्रिमिनल लॉ जो अभियुक्त को फायदा पहुंचाएं, जैसे कि मान लीजिए सजा कम हो जाती है, आज की तारीख में अगर किसी अपराध की सजा कम हो जाए तो जिन लोगों पे मुकदमा चल रहा है, जो लोग आज तक उस अपराध को कर चुके हैं, उनकी सजा भी कम हो सकती है। तीनों ही चीजें रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली डेट से लागू हो सकती हैं। इसका जवाब होगा डी। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एक केस था रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया था कि ऐसे आपराधिक कानून जिनका अभियुक्त को फायदा होता है उसको पिछली डेट से लागू किया जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में एक बात लिखी हुई है कि प्रियम्बल में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं वो न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसा हम किसके लिए करना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, इट्स ऑल सिटीजन्स। आप यहाँ पे पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। हिंदी में पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तो इसमें सही जवाब होगा सी, आप भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता प्रदान करना चाहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, यह कहता है ऑट्रेफॉइस एक्विट का सिद्धांत किस चीज को लागू होता है? तो याद रखिएगा, ऑट्रेफॉइस एक्विट का सिद्धांत डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड के सिद्धांत को लागू होता है। प्रश्न नंबर 22, यह कहता है कि अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 किस चीजों को, किस व्यक्ति को सुरक्षित करता है? कन्विक्ट, केवल यह कन्विक्ट को बचाता है, यानी केवल दोष सिद्ध व्यक्ति को बचाता है, केवल दोष मुक्त व्यक्ति को बचाता है, दोष सिद्ध दोष मुक्त दोनों को बचाता है, या फिर डी, दोष सिद्ध दोष मुक्त और उन्मोचित यानी कन्विक्टेड, एक्विटेड और डिस्चार्ज सभी को बचाता है। तो आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 2 है ये डबल जियोपार्डी के बारे में है, और संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 केवल और केवल दोष सिद्ध व्यक्ति को बचाता है, यह दोष मुक्त व्यक्ति को नहीं बचाता है। उस अनुच्छेद में केवल यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसे अभियोजित किया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था और उसके बाद दोष सिद्ध कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है, उस पर दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा। लेकिन वो एक्विटेड व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन सीआरपीसी की धारा 300 का क्लॉज 1 है, वो दोष सिद्ध और दोष मुक्त दोनों को बचाता है, लेकिन डिस्चार्ज यानी उन्मोचित व्यक्ति को ना तो सीआरपीसी में सुरक्षा दी गई है, ना ही संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में सुरक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, यह कहता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में निम्न में से कौन सी बात ऐसी है जो सर्वोच्च न्यायालय ने धारित नहीं की थी? पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड कैन बी डन, पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, इंदिरा साहनी में ऐसा कहा था। बी, मेयर इकोनॉमिक वीकनेस कैन बी द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन, केवल आर्थिक पिछड़ापन भी आरक्षण का आधार हो सकता है। यह गलत है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा था। इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि मेयर इकोनॉमिक वीकनेस कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन। सी, इसमें कहा था कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट एक्सीड 50% इन ऑर्डिनरी केसेस, बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी के बाद में और इसके बाद आए हुए एम नागराज के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि सामान्य मामलों में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और डी, रिजर्वेशन नॉट टू बी गिवन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा था। तो इसका जवाब होगा बी, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो नहीं दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 24, वो कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका जवाब है बी,
अनुच्छेद 16 का 4A यह 77th अमेंडमेंट 1995 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 26, यह कैरी फॉरवर्ड रूल अग्रनयन का सिद्धांत एक सिद्धांत है, इसके बारे में बात करता है कि यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका जवाब होगा सी, अनुच्छेद 16 का 4B यह 81st अमेंडमेंट 2000 से लाया गया था और इसमें अग्रनयन के सिद्धांत की बात की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किस अनुच्छेदों में इनमें से आपको आर्टिकल चूज करने हैं और यह बताना है कि आरक्षण शब्द को स्पेशली लिखा हुआ है। तो वास्तव में देखा जाए तो इनमें से जो आरक्षण शब्द है वो लिखा हुआ है, एक तो आप देखेंगे इसमें से 15 क्लॉज 6, देखिए 15 क्लॉज 6 जो है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करता है, उसमें आरक्षण शब्द लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको इसमें से देखने को मिलेगा 16 क्लॉज 4, इसमें भी आरक्षण लिखा हुआ है। 16 क्लॉज 4 में भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जिन लोगों का सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकता है। और साथ ही साथ आपको ये मिलेगा 16 क्लॉज 6 में। तो इस हिसाब से आप देखेंगे इसका सही जवाब होना चाहिए था 15 क्लॉज 6 यानी 4, 16 क्लॉज 4 यानी कि 6 एंड 8, लेकिन 4, 6 और 8 कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो गलत है। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। फिर है ये कहता है कि पदोन्नति में जो आरक्षण है वो किन को दिया जाता है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 16 का 4A यह पदोन्नति में आरक्षण की बात कहता है। अब अनुच्छेद 16 का 4 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कहता है, लेकिन अनुच्छेद 16 के 4 में लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण उन वर्गों को दिया जा सकता है जिनका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 16 4A जो कि 77th अमेंडमेंट से आया था, वो सरकारी नौकरी में जो पदोन्नति होती है, पदोन्नति में जो आरक्षण है वो केवल SC और ST को देता है, बाकी वर्गों को नहीं देता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, SC ST ओनली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 ये कहता है किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि पद्म अवार्ड जो पद्म पुरस्कार होते हैं हमारे, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, साथ ही साथ भारत रत्न, ये टाइटल यानी उपाधियां नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये धारित हुआ था कि ये ना तो टाइटल्स हैं और न ही ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 30 यह कहता है कि उपाधियों की समाप्ति करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल। तो इसका जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आर्टिकल वो नहीं है क्योंकि उपाधियों को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यह शब्द या यह टर्म हमने कहां से लिया है। तो इसका सही जवाब होगा सी, जापान। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 309 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित किया था। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो पी रथिनाम बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के वाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यस, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, इसलिए जो आईपीसी की 309 है ये असंवैधानिक है। आईपीसी की 309 के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह आत्महत्या के प्रयास को दंडित करती है। अब चूंकि आपको जीने के अधिकार में मरने का अधिकार दिया गया था, इसलिए आत्महत्या का प्रयास करना स्वतः असंवैधानिक हो जाएगा क्योंकि आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बाद में इस जो निर्णय को पलट दिया गया और ज्ञान कौर के बाद में यह कहा गया, ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता, इसलिए जो आईपीसी की 309 है उसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अगला प्रश्न यही है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता। इसका जवाब होगा बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा वाद है जो लिविंग विल जीवित वसीयत को संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा सी, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में यूथेन्सिया दया मृत्यु के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दया मृत्यु के बारे में गाइडलाइन जारी की है और साथ ही साथ लिविंग विल यानी जीवित वसीयत के बारे में भी प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, किस वाद में आधार की वैलिडिटी, आधार की वैधता को सुनिश्चित किया गया है। तो इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब होगा जस्टिस के पुट्टा स्वामी। जस्टिस के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ को राइट ऑफ प्राइवेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण भाग माना और साथ ही साथ आधार को वैध ठहराया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनमें से गलत कथन चुनना है। पहला है अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है यह केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित है। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा एक बार तो सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है AK गोपालन के केस में और एडीएम जबलपुर के बाद में, MP शर्मा के बाद में ऐसा जरूर कहा गया है। लेकिन वर्तमान में मेनका गांधी के बाद यह धारित हुआ है और साथ ही साथ खड़ग सिंह के बाद में भी यह धारित हो गया था कि केवल फिजिकल लिबर्टी तक ही अनुच्छेद 21 सीमित नहीं है बल्कि यह इससे अधिक है। अगला स्टेटमेंट है वो कहता है कि अनुच्छेद 21, 19 और 14 म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है यानी आपस में जुड़े हुए नहीं है। यह भी गलत है। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये आर्टिकल आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। तीसरा प्रश्न यह कहता है, तीसरा कथन यह कहता है कि अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देता है जो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया भी है। यह बिल्कुल सही कथन है। ऐसा मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि
जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो विधि की सम्यक प्रक्रिया भी होनी चाहिए। उसे न सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होना होगा, बल्कि एक रीजनेबल और अनआर्बिटरी यानी मनमाना पूर्ण का अभाव होना चाहिए। चौथा कथन कहता है कि इतना पर्याप्त है अनुच्छेद 21 के लिए कि राज्य ने एक विधि बना दी हो और एग्जीक्यूटिव ने उसे फॉलो कर दिया हो। यह कथन गलत है, क्योंकि इस केस में मेनका गांधी में यह कहा गया था कि केवल इतना काफी नहीं है कि स्टेट ने लॉ बना दिया हो, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय उस लॉ का भी परीक्षण करेगा कि वह जो विधि है वो कैसी है। यानी केवल विधि और उसकी प्रक्रिया बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस विधि तथा प्रक्रिया को रीजनेबल यानी युक्त युक्त भी होना होगा। तो इस हिसाब से देखें, आप सही स्टेटमेंट है वो 3 है और आपको यहाँ पे चुनने थे गलत स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट आप देखेंगे, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 1, 2 एंड 4। स्टेटमेंट 1, 2, 4 आर इनकरेक्ट, 3 इज करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया था कि जो अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्माभिशंसन से सुरक्षा दी गई है। तो यह कहा गया है कि आपको यह बताना है कि किस वाद में यह कहा था कि यह सुरक्षा न सिर्फ न्यायालय में बल्कि पुलिस के सामने भी प्राप्त है। इसका सही जवाब है ए, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि अनुच्छेद 20 के उपखंड 3 की सुरक्षा आपको न सिर्फ न्यायालय के समक्ष बल्कि पुलिस के सामने भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। यह कहता है कि अनुच्छेद 20 का खंड 1 किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 का खंड 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्योत्तर विधि, से सुरक्षा देता है। डबल जियोपार्डी से सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 20 के 2 में, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्म अभिशंसन से सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। यह कहता है मकबूल हुसैन बनाम बंबई राज्य का वाद किस चीज से संबंधित है। तो मकबूल हुसैन और बंबई राज्य का जो वाद है यह डबल जियोपार्डी से संबंधित है। यह बड़ा एक फेमस केस है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। यह कहता है कि डबल जियोपार्डी से सुरक्षा कौन सी अनुच्छेद में दी गई है, यानी दोहरे दंड से संरक्षण कहां दिया गया है। इसका सही जवाब है 20 का 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। राइट टू लिवलीहुड आजीविका से संबंधित वाद कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ओल्गा तेलिस। देखिए सोदन सिंह भी इससे जुड़ा हुआ वाद है, लेकिन सोदन सिंह को फुटपाथ पर व्यवसाय पेमेंट डॉलर केस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि लिवलीहुड किस केस में यह कहा गया था कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल है, तो इसका जवाब है ओल्गा तेलिस। लेकिन जो सोदन सिंह का वाद है इसमें यह कहा गया था कि फुटपाथ पर आजीविका का अधिकार है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य भी आजीविका से संबंधित है, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि ऋषिकेश और हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्रों में अंडा और मांस मछली पर रोक लगाना वैध है। तीनों ही केस पूछे गए हैं, तीनों ही आप लिख लेंगे। बहरहाल इस सवाल का सही जवाब होगा ओल्गा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार धारित किया था। तो देखिए तीनों ही वाद, मोहिनी जैन, उन्नीकृष्णन और पीए इनामदार, तीनों ही वाद शिक्षा के अधिकार को लेके हैं। मोहिनी जैन में सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार माना गया था। ये मोहिनी जैन में यह धारित हुआ था कि एजुकेशन फ्रीली एट एवरी स्टेज, हर स्तर पर शिक्षा मूल अधिकार है। लेकिन बाद में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नीकृष्णन के केस में यह धारित किया था कि फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार है। तो जहां पर 6 से 14 वर्ष की बात आती है उसका सही जवाब होगा बी, उन्नीकृष्णन। इस सवाल का सही जवाब होगा बी, उन्नीकृष्णन। अगला सवाल है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एकांत कारावास सॉलिटरी कंफाइनमेंट को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना था। तो इसका सही जवाब होगा डी, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में इसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया था। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत में कैसी है। पहला, अवेलेबल टू पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, लोगों को प्राप्त है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। बी, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में विशेष रूप से दी गई है। सी, इम्प्लाइडली इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी जो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें स्पष्ट तो नहीं है लेकिन विवक्षित रूप से दी गई है। और डी, भारत के लोगों को मिलती है लेकिन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका आदेश के अधीन। तो इसका सही जवाब जो इन सारे ऑप्शंस में से बिल्कुल बेस्ट आंसर है वो है सी। यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के 1 के ए में सीधा तो नहीं दी गई है लेकिन विवक्षित रूप से यह वहां मानी जाती है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 499 व 500 यानी कि 499 व 500 ये दोनों आईपीसी में डील करती हैं मानहानि के कानूनों को, डिफेमेशन लॉ को। आईपीसी में 499 से लेके 502 तक डिफेमेशन लॉ दिया गया है। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। इसका सही जवाब होगा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन को आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे संवैधानिक माना है। अगला सवाल है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया था कि जब मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रतिकर पर सोवरेन इम्यूनिटी अर्थात संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो यह धारित हुआ था नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टेट यानी राज्य के द्वारा किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रतिकर्ष से बचने के लिए स्टेट अपनी सोवरेन इम्यूनिटी का सहारा नहीं ले सकता यानी संप्रभु अनुमति की बात नहीं कह सकता। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। यह कहता है
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि सोशल मोरालिटी यानी जो सामाजिक सोसाइटल मोरालिटी एक्चुअली ये टर्म था, इस सवाल में शायद ये सोशल मोरालिटी लिख दिया। सोशल मोरालिटी इज ऑल्सो चेंज फ्रॉम एज टू एज, यानी जो सामाजिक नैतिकता है ये समय के साथ बदलती चलती है। तो इसका सवाल जवाब है डी, नवतेज जौहर। नवतेज जौहर बनाम भारत संघ का जो वाद है, इसे आईपीसी की 377 को पार्शियली मतलब है आंशिक रूप से उसने उसे गैर आपराधिक बनाया है। पहले 377 एक अपराध होता था, लेकिन आज की डेट में यह पूरा तो नहीं हटा है, आधा हटा दिया गया है। यानी अगर दो समान लिंग के पुरुष अपनी आपसी सम्मति से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो यह वर्तमान में अपराध नहीं है। बिना आपसी सम्मति के संबंध स्थापित करना आज भी अपराध। नवतेज जौहर में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की 377 को आंशिक रूप से गैर आपराधिक घोषित किया। साथ ही साथ यह धारित किया था कि जो सामाजिक नैतिकता है वो समय के साथ बदलती चलती है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि जो संवैधानिक नैतिकता है वो सामाजिक नैतिकता के ऊपर लागू होती है। यह वाली बात भी याद रखेगा, यह लाइन भी हमारे जुडिशरी के एग्जाम में पूछी गई है कि किस वाद में यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वुड प्रिवेल ओवर सोशल मॉरलिटी, कि जो सामाजिक नैतिकता है यह संवैधानिक नैतिकता के नीचे आती है, यानी ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मानी जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा नवतेज सिंह जौहर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 144 को संवैधानिक माना था? इसका जवाब होगा डी, मधुलिमीय बनाम एसडीएम मुंगेर। सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसकी जो धारा 144 है, यह एसडीएम, डीएम और इस विशेष रूप से नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, स्पेशली इंपावर्ड कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रोहिबिटरी ऑर्डर यानी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति देती है। अर्जेंट केसेस ऑफ अप्रेंडेड डेंजर और न्यूसेंस, जो अर्जेंट मामले होते हैं, इसमें धारा 144 लगाने की शक्ति देती है। इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक घोषित किया मधुलिमीय बनाम एसडीएम मुंगेर के वाद में। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के शीघ्र विचारण यानी स्पीडी ट्रायल और लीगल एड विधिक सहायता के अधिकार के संबंध में बात की है? इसका सही जवाब होगा सी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार के राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि कैदियों का जो शीघ्र विचारण और विधिक सहायता का अधिकार है अनुच्छेद 21 का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछता है कि किस वाद में जो शिक्षा का अधिकार है उसे भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार ही माना गया है? तो इसका जवाब होगा डी, मोहिनी जैन। देखिए मोहिनी जैन में सर्वप्रथम, मोहिनी जैन एक पहला केस था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। हालांकि बाद में अगले ही साल इसे उन्नी कृष्णन के केस में 6 से 14 वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किस केस में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया, तो यह मोहिनी जैन था। अगले साल 6 से 14 साल के लिए सीमित कर दिया गया, बाकियों के लिए यह मूल अधिकार नहीं है, यानी फ्री एजुकेशन 6 से 14 तक के लिए मूल अधिकार है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा मोहिनी जैन। अगला सवाल है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस चीज को संविधान की मूल अवधारणा घोषित किया है? तो इसका जवाब होगा सी, जो स्वच्छ और अबाध चुनाव है यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के बाद में संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 52, यह कहता है कि किस वाद में पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया? तो इसका जवाब होगा सेल्वी बनाम कर्नाटका। सेल्वी बनाम कर्नाटका में कहा गया था कि अभियुक्त की सम्मति के बिना उसका नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 53, वो कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत किस चीज पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, केवल संविधान से पहले की विधियों को ही ग्रहण का सिद्धांत लागू होगा। ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है? तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जो संविधान के पहले की विधियां हैं वो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो वो खुद ब खुद शून्य नहीं हो जाती, बल्कि वो केवल डॉर्मेंट हो जाती है, केवल सुप्त हो जाती हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंटी यानी असंगतता खत्म हो जाए तो वो लॉ रिवाइव हो जाएगा। आपको एक केस याद होगा, भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि पैसिव यूथेनेसिया यानी जो निष्क्रिय दया मृत्यु है, एक्टिव नहीं पैसिव, इसको भारत में मान्यता दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ए, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को भारत में मान्यता देने की बात कही थी। बाद में कॉमन कॉज के केस में इन्हीं गाइडलाइन को अडॉप्ट करते हुए दोबारा जो लिविंग विल है इसकी भी बात कही गई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 55, यूथेनेसिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब होगा डी, यानी किसी के दुखों का निवारण करने के लिए और उसके कष्टों का निवारण करने के लिए उसे आसानी से मृत्यु देना यूथेनेसिया, दया मृत्यु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 56, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? तो अटॉर्नी जनरल भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, यह भारत सरकार का वकील कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर MC सीतलवाड़, मोतीलाल चमनलाल सीतलवाड़। यह सवाल अभी हाल ही में उत्तराखंड जुडिशरी में प्री में पूछा गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 57, यह कहता है कि 2 से अधिक बच्चों को पंचायत चुनाव से लड़ने से निवारित करना, इस नियम को कौन से वाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में यह धारित हुआ था कि हरियाणा में जो ये नियम लाया गया
कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, यह संवैधानिक है और यह अनुच्छेद 14 या 25, 14 में समानता का नियम और 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 58, निम्न में से किस न्यायविद ने, किस जूरिस्ट ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद को ऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है? इसका सही जवाब होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। देखिए, इसके अलावा केसी वियर्स ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद यानी क्वासी फेडरलिज्म कहा है और जेनिंग्स ने इसको फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी संघ कहा है, लेकिन मजबूत केंद्रीय भावना वाला संघ कहा है। ठीक है, इन तीनों जूरिस्ट के आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों में से कुछ भी पूछा गया है, लगातार ये पेपर में आता रहता है। अगला सवाल है, वो कहता है कि कौन सा अनुच्छेद सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, अनुच्छेद 17 यह तो अस्पृश्यता के उल्लंघन की बात करता है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है। अनुच्छेद 18 यह उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। अनुच्छेद 23 यह मानव के दुर्व्यापार को रोकता है और अनुच्छेद 24 यह बच्चों को खतरनाक जगहों पर कार्य करने से रोकता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, आर्टिकल 24। अगला सवाल है, वो कहता है कि मानव की गरिमा को सुनिश्चित करना, यह शब्द भारतीय प्रस्तावना में किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो यह ए फ्रेटर्निटी यानी बंधुता से जुड़ा हुआ शब्द है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लास्ट में लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी बंधुता जो कि मानव की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 61। इसमें आपको एक तरफ मूल अधिकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो प्रतिबंध हैं वो बताए गए हैं। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी सभा करने की स्वतंत्रता है। देखिए, सभा करने की जो स्वतंत्रता है ये आपको अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 है, इसमें बी में दी हुई है और इसका जो रेस्ट्रिक्शन आपको मिलता है वो मिलता है आपको 19 के 3 में आपको असेंबली करने का रेस्ट्रिक्शन मिलता है, असेंबली करने का रेस्ट्रिक्शन मिलता है। अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका जो प्रतिबंध है वो आपको 19 के 6 में मिलेगा और अनुच्छेद जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है, इसके प्रतिबंध आपको 19 के 2 में मिलेंगे और जो एसोसिएशन है इसका जो अनुच्छेद 19 के 1 के सी में ये दिया गया है एसोसिएशन बनाना और ये आपको मिलेगा 19 के 4 में। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए बी, यानी 1 का होगा सी, 19 का 2 यहाँ पर दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच, 2 का होगा डी यानी 19 का 4 यहाँ पर दिए गए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के रेस्ट्रिक्शन, फिर होगा जो 3 का होगा सी यानी जो आर्टिकल 19 क्लॉज 3 है इसमें होगा आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली और 19 क्लॉज 6 इसमें आपके रेस्ट्रिक्शन आते हैं फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के। तो सही जवाब होगा इसका बी। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया था कि पिछड़े वर्गों के जो सुस्थापित सदस्य हैं जिन्हें आप क्रीमी लेयर कहते हैं उनको आरक्षण से बाहर करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि सरकार को यह प्रयास करना होगा कि जो पिछड़े वर्गों के ठीक लोग हैं यानी अच्छी इनकम वाले लोग हैं इनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाए और आज भी क्रीमी लेयर का रूल लागू होता है। आज भी भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जो क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि जो फीमेल फिटिसाइड है यानी कि महिला भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, इस पर सरकार को पूरी तरह से रोक लगानी होगी? ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही जवाब है सी, सेहत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो एक एनजीओ था इसका पूरा नाम सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स बनाम भारत संघ। इस वाद में कन्या भ्रूण हत्या है इसके बारे में निर्देश जारी किए गए थे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने और उनको निर्देशित और नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया था। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अम्ल हमला एसिड अटैक को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे? तो इसका जवाब होगा बी, लक्ष्मी बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। एसिड की खरीद जो और फरोख्त होती है, जो सेल और यूज है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लक्ष्मी खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और इन पर एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर छपाक बन चुकी है जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 के मृतकों के जो नजदीकी आश्रित लोग हैं उनको मुआवजा देने की बात करी है? तो इसका सही जवाब होगा डी, गौरव बंसल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कोविड-19 है उसके जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 50,000 रुपए तक 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात की है। यह मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना है। ध्यान दीजिएगा, यह मुआवजे की रकम 50,000 थी, यह भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है आर्टिकल 21A में लाया गया था और 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पीछे 86th अमेंडमेंट जरूर दिया गया था, लेकिन
86th अमेंडमेंट 2010 में नहीं आया था, ध्यान देना, 86th अमेंडमेंट 2002 इसका सही जवाब है। फिर है कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, अगला सवाल है। तो इसका जवाब भी होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। फिर आपको प्रश्न नंबर 68 में 4 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से गलत चुनना था। पहला, सभी के लिए शिक्षा एक मूल अधिकार है, यह कथन गलत है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार है। दूसरा कथन था कि शिक्षा का अधिकार का संशोधन लाने से पहले यह केवल एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, यानी एक मूल कर्तव्य था, यह गलत है। वास्तव में 86वां संशोधन 2002 आने से पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व था, अनुच्छेद 45 में। अगला कथन था कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सिर्फ तब जब संविधान संशोधन किया गया संसद के द्वारा। यह भी गलत है, क्योंकि यह अधिकार मूल अधिकार संविधान संशोधन के बाद नहीं बना, बल्कि यह तो उन्नी कृष्णन के बाद में ही बन चुका था, और उन्नी कृष्णन का वाद इस संविधान संशोधन से लगभग 10 साल पहले हो चुका था, वो निर्णय 10 साल पहले आ चुका था। और अगला सवाल है, अगला कथन था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एक नीति निर्देशक तत्व है, यह गलत है। इसका सही जवाब होगा डी, सारे ही कथन गलत है। ठीक है, अगला सवाल है 69 कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा वर्तमान में क्या है। पहला ऑप्शन था केवल मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, और चौथा मूल अधिकार मूल कर्तव्य और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब होगा सी, यह वर्तमान में मूल अधिकार है आर्टिकल 21A में, और साथ ही साथ यह एक मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51A के क्लॉज में। यह दोनों 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़े गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 70 कि शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 वह क्या प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह फ्री और कंपलसरी यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका जवाब होगा डी। अगला सवाल है 71वां सवाल, यह कहता है किस वाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 377 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित किया था। इसका सही जवाब होगा बी, नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ ने 377 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नाज फाउंडेशन के बाद में पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने 377 को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन इस वाद के विरुद्ध एक अपील फाइल की गई सुरेश कुमार कौशल के द्वारा। तो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने 377 आईपीसी को संवैधानिक घोषित किया था, लेकिन अब नवतेज सिंह जौहर में इसे आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे कि 377 आईपीसी को संवैधानिक कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, तो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। और दिल्ली हाईकोर्ट ने किस वाद में असंवैधानिक किया है, तो नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ में। अगला सवाल है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि फांसी द्वारा मृत्युदंड देना, डेथ बाय हैंगिंग, मौत की सजा देने का एक आसान तरीका है। तो इसका जवाब है ए। दीना बनाम भारत संघ के बाद में मौत की सजा के तरीके के बारे में क्वेश्चन उठा सर्वोच्च न्यायालय के सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि अन्य तरीके भी हैं, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि उन तरीकों से आसान मृत्यु होती हो, इसलिए फांसी की सजा ही बेहतर है, यानी गले में रस्सी टांग के मृत्युदंड देना बेहतर तरीका है। अगला सवाल है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि विवाहित स्त्रियों के लिए भी शारीरिक संबंध के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 18 साल ही होगी। यह इसका सही जवाब है बी, इंडिपेंडेंट थॉट्स एनजीओ बनाम भारत संघ। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर पति द्वारा पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं और पत्नी की उम्र 18 से कम है, तो यह रेप ही होगा, चाहे उसकी सम्मति हो या ना हो। अगला सवाल है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल यानी जीवित वसीयत के बारे में प्रावधान किया है। तो इसका जवाब है बी, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। अगला सवाल है 75, यह कहता है कि 103वां संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस वाद में चुनौती दी गई है। तो इसका जवाब है जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 103वां संशोधन, जो कि ईडब्ल्यूएस यानी जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, इसको चुनौती दी गई है। इसका निर्णय अभी लंबित है और अभी भी यह चल रहा है, 1-2 दिन में ही वर्तमान में ही इसकी सुनवाई चल रही है और निर्णय आने की संभावना है। अगला सवाल है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार के बारे में चर्चा की है। तो इसका सही जवाब होगा सी, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। ये जम्मू कश्मीर का केस था और वहां पर इंटरनेट की जो सुविधाएं बार बार बंद कर दी जाती हैं, उसके लिए प्रश्न उठाया गया था। अगला सवाल है 77वां सवाल, यह कहता है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन न देने को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना है। इसका सही जवाब है सी, कर्नल बबीता पूनिया बनाम भारत संघ। कर्नल बबीता पूनिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बिना किसी कारण के महिलाओं को परमानेंट सेना में स्थायी कमीशन न देना अनुच्छेद 14 का एक उल्लंघन है। अगला सवाल है मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है सी, यह डबल जेओपार्डी दोहरे दंड से संबंधित है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा एनसीईआरटी।
देखिए, चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के केस में इसको धारित किया गया था कि यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक जो है राज्य नहीं है, लेकिन अब हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सबसे पहले यह धारित किया था कि यदि कोई संस्था राज्य की एक एजेंसी है तो उसको राज्य माना जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से जस्टिस मैथ्यू ने सुखदेव बनाम भगत राम के बाद में यह माना था कि अगर कोई संस्था राज्य की एजेंसी है, इकाई है, अभिकरण है, तो उसे राज्य माना जाएगा। हालांकि इसके बाद आए विवाद आर डी शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के नाम से भी जाना जाता है, में जस्टिस पीएन भगवती ने इसका परीक्षण दिया था कि कब किसी संस्था को राज्य की इकाई या इंस्ट्रूमेंटेलिटी अभिकरण माना जाए। अगला सवाल है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि सोने का अधिकार एक मूल अधिकार है, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट? इसका जवाब है बी, रामलीला मैदान बनाम होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। यह बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ केस था। बाबा रामदेव आंदोलन पर बैठे हुए थे और रात को पुलिस ने जाके रात को 12 बजे उन लोगों को वहां से हटाया। तो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि सोने का अधिकार भी मूल अधिकार है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपको 23 और 24 में मिलता है। 23 में आपको मानव तस्करी या मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है और 24 में बालकों को खतरनाक कार्यों से बचाया गया है। तो आर्टिकल 17 यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग नहीं है, बल्कि यह समानता के विरुद्ध अधिकार का भाग है। अगला सवाल है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं, कितने मूल अधिकार आते हैं? तो 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार दिया हुआ है। इस प्रकार समानता के अधिकार में 5 मूल अधिकार आते हैं। अगला सवाल है, जिस बेंच ने राइट टू प्राइवेसी यानी जो प्राइवेसी होती है, अपनी एकांतता होती है, उसके अधिकार को मूल अधिकार धारित किया, उस बेंच को हेड यानी उसके शीर्ष पे कौन था, उसका नेता कौन था? तो संवैधानिक जो बेंच होती हैं, उन बेंच का एक प्रमुख होता है, एक मुखिया होता है। संवैधानिक बेंच 5 से अधिक जजों की एक बेंच होती है, 5 या उससे अधिक जजों की एक बेंच होती है, और हर बेंच को एक जज लीड कर रहा होता है। इस बेंच को लीड करने वाले थे उस समय के चीफ जस्टिस जस्टिस जे.एस. खेर। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से कहीं भी जस्टिस जे.एस. खेर नहीं है, तो इसका ये चारों ही ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब होना चाहिए था जस्टिस जे.एस. खेर। यह केस था जस्टिस के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, 9 जजेस की बेंच थी और जस्टिस जे.एस. खेर उसके हेड थे। अगला सवाल है, आपको इन 4 कथनों में से गलत कथन चुनना है। पहला है, अनुच्छेद 24 चाइल्ड लेबर यानी बाल जो श्रम है उसको प्रतिबंधित करता है। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बी, आर्टिकल 18 अबॉलिश द टाइटल्स, ये भी सही है। आर्टिकल 18 उपाधियों को अंत करता है। सी, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटी, यह गलत है, क्योंकि आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता है उसको रोकता जरूर है, उसको प्रतिषिद्ध करता है, लेकिन उसको सजा का प्रावधान नहीं करता है। वो कहता है कि यह लॉ के हिसाब से दंडित की जाएगी, वहां कोई सजा नहीं दी गई है। अगला सवाल है, राइट टू एजुकेशन एक्ट वास्तव में कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा डी, 1 अप्रैल 2010। इसी दिन दोनों आर्टिकल यानी आर्टिकल 21 ए बी और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में लाया गया, दोनों ही लागू हुए थे। अगला सवाल है, निम्न में से किस आर्टिकल में बालक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ध्यान देना, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 यह महिलाओं और बालकों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने से सशक्त करता है। यहाँ बालक शब्द लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 यहाँ बालकों को जो खतरनाक कार्य हैं उनमें लगाने से रोका गया है, यहाँ पर भी बालक लिखा हुआ है। और आर्टिकल 21 ए 6 से 14 उम्र के बालकों को शिक्षा का अधिकार देता है, यहाँ भी बालक लिखा हुआ है। आर्टिकल 51 यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लेकिन इसमें बालक शब्द का प्रयोग नहीं है। तो आर्टिकल 51 इसमें बालक शब्द नहीं है। सवाल 88 यह कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसका जवाब होगा केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था और इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया शब्द को जोड़ा गया था। फिर है सवाल 89, यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा को किस अधिकार का भाग बनाया है? तो ध्यान देना, मोहिनी जैन और उन्नीकृष्णन के बाद में पहले ही सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 का भाग इन्हें बना चुका था, इसलिए इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21 यानी जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसका भाग शिक्षा को माना गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 90, यह कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 शासकीय भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। फिर है सवाल नंबर 91, यह कहता है सैलरी और इमोलमेंट, वेतन और भत्ते, यह किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो यह है शेड्यूल 2, अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है 92, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान, यह किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची 3 यानी बी। अनुसूची 3 में जो संवैधानिक पद होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। फिर है सवाल नंबर 93, यह कहता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो हमने सिद्धांत लिए हैं यह किस संविधान से लिए हैं, किस देश से मिलते जुलते हैं? तो यह फ्रांस के संविधान से मिलते जुलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतर लोग इसे ब्रिटेन या यूएस से मान लेते हैं। हमने मूल अधिकार जरूर यूएसए से लिए हैं, लेकिन इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो हमारी प्रियम्बल में गोल्स दिखते हैं, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 94, निम्न में से कौन सुप्रीम है, भारत में सर्वोच्च कौन है?
तो इन ऑप्शंस में से भारत में जो सर्वोच्च है वो है संविधान। भारत में ना तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना ही संसद सुप्रीम है, और ना ही भारत के लोग सुप्रीम है। इसमें से यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत में संप्रभुता किसके पास है। ध्यान दीजिएगा, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में विहित है, लेकिन फिर भी भारत के लोग सुप्रीम नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के लोगों को भी संविधान के हिसाब से ही काम करना होगा। इनमें से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना जाता है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम नहीं है, उसे भी संविधान के अनुसार ही काम करना होगा। संसद को भारत में विधि बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी वो हर प्रकार की विधि नहीं बना सकती, उसे भी संविधान की सीमाओं के अधीन काम करना होगा। तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगला सवाल है सवाल नंबर 93। किस साल भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था? यह होगा सही जवाब बी, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला सवाल है 1966। यह कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या शब्द नहीं जोड़ा गया था? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ए, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता शब्द नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये इसको कहते हैं आप समाजवादी, इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष, और इसको कहते हैं अखंडता, यह शब्द जोड़े गए थे, लेकिन बंधुता शब्द पहले से संविधान में था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी चीज ऐसी है जो भारत में राज्यों को प्राप्त है? तो इसका जवाब होगा डी, इनमें से कुछ भी राज्यों को नहीं मिलता, ना तो उनके पास संप्रभुता है, न ही उनके पास संघ से अलग होने का अधिकार है, और न ही उनके पास पृथक नागरिकता है। तो इसका जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव इज अवेलेबल टू द स्टेट्स इन इंडिया। अगला सवाल है 98। कैरी फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन का सिद्धांत को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? देखिए, अग्रनयन का सिद्धांत यह कहता है कि पिछले साल रिजर्व सीट जितनी रही होंगी वैकेंसी में, उनको जो खाली रह जाएंगी उन्हें अगले साल एक अलग वैकेंसी माना जाएगा, और 50% के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उन्हें 50% से अलग माना जाएगा। अनुच्छेद 16(4)(b) के रूप में लाया गया। 16(4)(b) यह 81st अमेंडमेंट 2000 के द्वारा लाया गया। तो इसका सही जवाब होगा 16(4)(b), जिसको कि 81st अमेंडमेंट 2000 से जोड़ा गया। अगला सवाल है कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? देखिए, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में दिया गया है, और ये आपका 77th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 77th अमेंडमेंट 1995 से, यह भी इंदिरा साहनी के बाद में मना किया गया था, तो उसको नेगेट करने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया। और आखिरी सवाल है समा सवाल, यह कहता है कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी यानी परिणामिक ज्येष्ठता, इसे कहा जाता है परिणामिक ज्येष्ठता, यह कौन से संशोधन से जोड़ी गई? तो अनुच्छेद 16 में 4A, जो कि 77th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1995 में, उसके द्वारा तो दिया गया था प्रमोशन में रिजर्वेशन, लेकिन सवाल ये उठा कि जब प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो सीनियोरिटी कहां से काउंट होगी, यानी प्रमोशन की डेट से काउंट होगी या अपॉइंटमेंट की डेट से काउंट होगी? तो इसका सही, बाद में पार्लियामेंट ने यह कहा कि प्रमोशन की डेट से ही सीनियोरिटी भी काउंट होगी, यानी जिस तारीख को प्रमोशन हो गया उसी तारीख से वो वरिष्ठता भी प्राप्त कर लेगा। इसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, और यह 16(4)(a) में दोबारा संशोधन किया गया, यह 2001 में किया गया, और 85th अमेंडमेंट था, 85th अमेंडमेंट 2001। ये इसका सही जवाब होगा सी, 85th अमेंडमेंट 2001।